नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में। अब मैं अलग अलग विभागों से आए, स्कूलों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहूंगा। मुस्कान एनजीओ का मैनेजिंग ट्रस्टी। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का धन्यवाद, जितने अपने इतने व्यस्त जीवन में समय निकालकर हम लोगों के साथ अपनी जानकारी साझा करने के लिए सहमति प्रदान की। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बारे में अब मैं क्या कहूँ, पूरा जयपुर परिचित है, परंतु फोरमोस्ट अथॉरिटी इन अस्थमा केयर और अस्थमा केयर से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारियों में इन्होंने जो इन्वेंशंस किए, जो काम किए, जो जागरूकता लाई है, मेरे ख्याल से भारत में मैंने इतने समय में किसी को इतना काम करते हुए नहीं देखा। और डॉक्टर कम समाज सेवी ज्यादा है, अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों का इलाज करवाते हैं, करते रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यों में गहन रुचि रही है, और उसके अलावा बहुत नामी, बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। मैं जेडीए से सुंडा साहब तथा उनके प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहूंगा। प्रभा एनजीओ के प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहूंगा। टाबर एनजीओ के प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहूंगा। रोडवेज डिपार्टमेंट से खेम सिंह जी का स्वागत करना चाहूंगा। संस्कार स्कूल से जुड़े टीचर्स का स्वागत करना चाहूंगा। सवाई भवानी सिंह स्कूल से जुड़े हुए टीचर्स का स्वागत करना चाहूंगा। चिल्ड्रंस एकेडमी की टीम का स्वागत है। रीता मैम हमारे बीच में है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। पारिक कॉलेज से जुड़े हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। एसवी पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज हाई कोर्ट स्कूल तथा और जो भी अन्य लोग हमारे से जुड़े, आप सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आपका समय कितना अनमोल है, कृपया आप शुरू करें हमारे बीच। नमस्कार शांतनु जी, और आज जो हमारे जयपुर के प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं और जो स्कूल्स हैं, नामी ग्रामी अपन बात करें तो लगभग सारे ही स्कूल के लोग आज हमारे साथ हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है। लॉकडाउन लगभग समाप्त हो चुका, रादर इसको कई बार तो अनलॉक 1 अनलॉक 2 की भी उपाधि देते हैं, और हम अब काम हमारा शुरू कर रहे हैं। तो 4 चैलेंजेस हैं। नंबर 1, क्या सावधानी हम रखें जब हम घर से रवाना हो अपने काम के लिए, वो चाहे हमारा ड्राइविंग का काम हो, वो चाहे स्कूल जाने का हो, वो चाहे ऑफिस जाने का हो, वो चाहे फैक्ट्री जाने का हो, लेकिन हम क्या सावधानी घर से निकलते वक्त रखें? क्या सावधानी हम जब हमारे काम के समय लोगों से मिले, उस समय क्या सावधानी रखें? दिन भर के अथक परिश्रम के बाद में यदि हम थक जाते हैं, काम के दौरान और काम के बाद रिलैक्स कैसे हो, और क्या करना चाहिए कि हम घर पे जब आए तो अच्छी तरह से कर सकें। तो संभवतः आप लोगों ने ये प्रश्न कुछ सर्कुलेट भी किए थे, कुछ दूसरे फॉर्मेट में आप लोगों ने किए या नहीं किए? शायद किए। तो आप मन में सोचिए कि इसके अंदर क्या क्या जवाब हो सकते हैं। आप खुद का जवाब के लिए नहीं, एक्चुअली आप इन चारों फेजेस से गुजरते हैं प्रतिदिन। इन 4 फेजेस के अंदर आप क्या क्या एक्स्ट्रा चीज करते हैं, वो इसके अंदर आप प्लीज लिखकर यदि भेज सकते हैं जल्दी तो आप तुरंत भेज दीजिए, जिससे कि हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। और इन चारों चीजों के अंदर जो हम नया काम करते हैं, उस चीज से जिससे कि कोरोना नहीं हो, उसको हमने नाम दिया कोरोना स्टाइल। अब कोरोना स्टाइल के अंदर क्या आते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद ये करते हैं कि आपने लिखना शुरू कर दिया। कुछ आए हैं जवाब वरुण जी? अच्छा, ठीक है, तो आप प्लीज लिखिए, एक एक दो दो के भेजिए, जिससे कि हम देखें कि इसमें क्या रहता है। अब ये आज हमारा जो कोरोना सर्टिफिकेट कोर्स है, ये एक तरह से बेसिक नॉलेज जो है वो आप लोगों को देने का है, जिसको आप ग्रहण करके कोरोना स्टाइल में कम से कम पारंगत हो जाएं, जिससे आप स्वयं को बचा सकें, और यदि किसी कारणवश बीमार हो भी जाएं तो दूसरों के अंदर ये बीमारी नहीं फैलाएं। इसका
इस स्टाइल के अंदर आज आप निपुण हो जाएं, हमारा टारगेट तो यही है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप पूछ लीजिए। आपके कोई प्रश्न आए रहे अभी? हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि यदि प्रश्न पूछेंगे तो हम उस चीज को वो कर सकेंगे। आप में से 2 लोगों ने हाथ खड़े किए, लेकिन उसके अंदर लिखना है। इसमें यदि आप लिखेंगे तो संभवतया वो अच्छी तरह से बात हम तक पहुंच जाएगी और उनको हम एड्रेस कर लेंगे। ये वरुण, जो इसमें मोर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है कि भाई वो एडमिन देखेंगे। अच्छा, वो देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कोरोना क्या है? कोरोना है एक वायरस। वायरस वैसे निर्जीव है यदि वो बाहर है, लेकिन जो ही सेल्स के अंदर जाता है ये एक्टिव होकर सजीव हो जाता है। अंदाज लगाते हैं कितना साइज है? हम अक्सर जो बारीक चीज हम जिसके बारे में कुछ समझ रखते हैं वो है हमारा बाल। हमारे बाल की मोटाई 50 माइक्रोन है और एक बैक्टीरिया की जो साइज है वो 0.4 माइक्रोन है, जबकि कोरोना वायरस की साइज 0.1 माइक्रोन है। यानी हमारे बाल की मोटाई से 500 गुना छोटा ये है साइज इस कोरोना वायरस की। तो ये आंखों से हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन देखिए इतना सूक्ष्म होने के बावजूद पूरे संसार में क्या तबाही मचाई है कि हम सब लोगों को डिफेंसिव के ऊपर उतरकर और इस प्रकार की तैयारी की है। संभवतया ये पहली बार हुआ है। नहीं, पहली बार तो नहीं हुआ, हाँ हमारे जीवन काल में पहली बार हुआ है ये कह सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले ऐसी बात हुई थी तो वो हुई थी लगभग 102 साल पहले, स्पेनिश फ्लू 1918 में। ये आज का सुबह का वो चार्ट है जिसको हम वर्ल्डोमीटर कहते हैं। और ये जो वर्ल्डोमीटर है इसके अंदर आप देख रहे हैं, अभी आज से करीब 1.5-2 महीने पहले जब मैंने शुरू किया था इसको देखना, उस वक्त इंडिया का नाम पहले पेज छोड़ के काफी नीचे करीब 50वें स्थान पे था। लेकिन अब तो हम लगभग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, 6ठा स्थान है। वो हमारी जो गति है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो गति है हमारी रोजाना के फिगर की, उस गति के अंदर हम करीब 8,000 से 10,000 प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यानी सिर्फ फर्स्ट 2 यूएसए एंड ब्राजील के बाद हमारी ही गति सबसे अधिक है। तो हो सकता है इस महीने के अंत तक हम तीसरे चौथे स्थान पर आ जाएं। अच्छी बात यह है कि हमारी मृत्यु दर ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप एंड अमेरिका, उनकी तुलना में अधिकांश कंट्रीज से बहुत कम है। पर बात करें मार्च की और जून की, तो ये एक अच्छा फिगर आया था कि कोरोना, एक्चुअल कोरोना का जो खतरा और दूसरा कोरोना का डर, मार्च में देखें तो कोरोना का भय भयानक था, लेकिन एक्चुअली कोरोना बहुत कम था। जून में देखें तो कोरोना भयानक और इसके परिणाम भयानक आ चुके हैं, लेकिन हमारा डर कम हो गया। ये अच्छी बात है। डर कम होने से 2 परिणाम होते हैं, या तो हम सावधानी बरतें, तो यदि सावधानी बरतेंगे, कोरोना स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो हम इसको कोरोना को परास्त कर देंगे और हम सफल और सुखद जीवन जिएंगे। दूसरी चीज है लापरवाही। यदि हमने लापरवाही की तो बड़ा भयानक परिणाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हम बीमार होके कुछ भी हो सकता है। अब बात ऐसी है कि कोरोना से पिछले 3 माह में राजस्थान में 250 डेथ हुई। हम लॉकडाउन में चले गए, लेकिन वो तो सॉल्यूशन नहीं है ना। इसकी तुलना में यदि रोड एक्सीडेंट की बात करें तो प्रति माह राजस्थान में 1000 रोड के सड़क के ऊपर दुर्घटनाओं में जान जाती है।
तो क्या हमने सड़क पर जाना छोड़ दिया क्या? नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि हम सड़क पर एहतियात के साथ जाते हैं, सावधानी से जाते हैं। हम सड़क पर अपने स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो ऐसी सावधानी कोरोना स्टाइल अडॉप्ट करके हम रखेंगे तो हम कोरोना से विजय भी प्राप्त कर लेंगे और हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा। मित्रों, मैं तो एक तरह से पूरे राजस्थान या भारत या पूरे देश का यही सोचता हूँ कि जैसे एक नदी है या एक नाला है, जिसके एक छोर पर हम खड़े हैं और सभी को वो नाला पार करना है। तो काफी लोग जब नाला पार करते हैं तो 100 में से 97 लोग तो पार कर जाते हैं और 3 उसमें डूबकर मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरे छोर पे पहुंचते हैं वो कहते हैं अरे आ जाओ, कोई भय की बात नहीं है। लगभग यही बात आज इस कोरोना में हो रही है कि जो ठीक हो गए वो कह रहे हैं अरे यार कोई खास बात नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जो नहीं हुए वो ठिठक के किनारे पे खड़े हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम पहला कदम सावधानी का ठीक करके बढ़ाएं। 3 रास्ते हैं। एक, वाटर जो है वो इतना कम हो जाए इस नदी के अंदर, वाटर इतना कम हो जाए नदी के अंदर कि हम आसानी से चले जाएं। 2, बहती नदी की धारा के अंदर हम दुस्साहस करें नदी को पार करने का। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम ब्रिज बने वहां पर और तब हम तैरें, यानी वैक्सीन आए और तब हम तैरें। तो पहला जो है कि भाई हम थोड़ी सी सावधानी के साथ में जिस स्थान पे वाटर कम है वहां पर हम पार करने की कोशिश करें, न कि बहती हुई तेज धारा की नदी के अंदर दुस्साहसी कदम उठाकर करें। अब सवाल उठता है कोरोना रहता कहाँ है? हमने देखा कई बार क्या है, सड़कों के ऊपर छिड़काव होता है, कई बार वाहनों पे छिड़काव होता है। तो कोरोना वहां रहता है क्या? देखिए, कोरोना वहां एक्सीडेंटली होता है, असल रूप में कोरोना रहता है कोरोना रोगी के शरीर में। और कोरोना रोगी के शरीर में जब रहता है तो वो शरीर से बाहर कैसे आता है? बाहर 2 ही रास्तों से मेनली आता है, एक नाक और एक मुंह। नाक से जब छींक आती है, मुंह से जब खांसी आती है। जब हम नाक साफ करते हैं या हम थूकते हैं तो कोरोना शरीर से बाहर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत कोरोना आंखों से आंसुओं में भी आता है, लेकिन वो बहुत कम संख्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो किया क्या जाए? अब देखिए, ये पशु है, ये बैल है, ये फसल नहीं खा जाए तो इसका मुंह बांध दिया। तो ऐसे ही यदि हम नाक और मुंह को बांध दें तो शायद कोरोना को रोक सकते हैं। अब नाक और मुंह में क्या खास बात है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोरोना ग्रहण करता है तो वो नाक के थ्रू वायरस आता है, कोरोना आता है। तो नाक लेता है, मुंह और नाक देते हैं। तो कोरोना का संक्रमण फैलाने में नाक से छींक के द्वारा और मुंह से खांसी के द्वारा अक्सर वातावरण के अंदर कोरोना फैलता है। जबकि उस शरीर के अंदर कोरोना का प्रवेश नाक के द्वारा होता है, या तो सांस लेने में, या यदि हम कोई दूषित सरफेस को टच करें और वो फिर नाक के लगाएं तो कोरोना अंदर हमारे प्रवेश कर जाता है। फिर वो नाक के अंदर और गले के अंदर वहां पर घर बना लेता है, जहां से वो शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर प्रवेश करता है, लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो। अब कैसे जाता है? कैसे जाता है ये जाता है छींक आई। देखिए, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तेज हंसते हैं, इवन तेज बात करते हैं। तो अब इनमें सावधानी क्या रखें? क्या कोरोना स्टाइल लगाएं जो कि वो चीज नहीं हो? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए हम
ये करें कि कोरोना स्टाइल को अडॉप्ट करें और पहली बात मास्क प्रॉपर लगाना चाहिए। अक्सर पहली कोरोना स्टाइल की बात क्या है, मास्क प्रॉपर लगाना चाहिए। मास्क नाक से लेके और ठुड्डी तक आए, पूरी तरह से नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करे। अब कई बार हमने देखा बिल्कुल ढीला सा लगा रहता है, बिल्कुल गलत। कई बार नाक से नीचे रहता है, खिसका हुआ होता है, स्लिप डाउन, बिल्कुल गलत। मित्रों, यदि कोरोना से बचना है और फैलने के अंदर हमें सफलता पानी है तो एक ही मंत्र याद रखना है, यदि 1 सेंटीमीटर सरक जाए, यदि पेंट सरक जाए तो कोई बात नहीं, सहन कर लो, लेकिन मास्क सरक जाए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कभी टॉलरेट मत करो। टोको, मना करो। सामने यदि कोई आपके आदमी कोई भी व्यक्ति है, उसका मास्क नाक से नीचे या वो आपसे बातचीत करते टाइम ना मास्क को मुंह से उतार रहा है, सहन मत करो, बिल्कुल नहीं करो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं अरे ये तो हमारे ही खास हैं। अक्सर प्रॉब्लम खास से ही होती है, कोई अनजान से नहीं होती है। कोरोना स्टाइल नंबर 2, नमस्ते इज फार सेफर एंड बेटर देन हैंडशेक। न गले मिलना, न गले पड़ना, नमस्ते ही कहो जब ग्रीटिंग हो। शुरू में आपको अजीब लगेगा क्योंकि अपन लोग तो थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ भागते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड ये, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं जी, बहुत सुंदर लगता है। नंबर 3, प्रॉपरली हैंड वॉश फॉर 20 सेकेंड। जब भी हम ऑफिस के अंदर, जब भी हम घर से निकले हैं, तो सबसे पहली चीज जो तैयारी करके निकलते हैं वो है अपना प्रॉपर फिट हुआ मास्क। और जो ही हम ऑफिस पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, अस्पताल में काम करने के लिए जाते हैं, तो नमस्ते, न गले मिलना, न गले पड़ना। एंड हमने थोड़ी देर काम कर लिया, अपने हाथों से फाइल देख ली, अपने जगह के ऊपर गए, अपने यदि ड्राइविंग करते हैं तो अपने वहां पर गाड़ी चलाई, कहीं रास्ते में रुके तो रुकते ही जैसे हम टॉयलेट जाते हैं उसके साथ में जरूरी है हैंड वॉश। टॉयलेट जाने से पहले और बाद में साबुन के साथ। अब करें कैसे, 20 सेकंड करना है। कैसे, आगे से पहले साबुन लगा लें और पहले आगे से, फिर पीछे से, फिर बीच में, फिर अंगूठा, फिर अंगुलियां और लास्ट में कलाई। ये तरीका चाहे हम हैंड वॉश करें साबुन से या हैंड रब करें अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से, तो उनके अंदर ये चीज का प्रयोग करना है। एक प्रश्न आया कि साहब ये जो सैनिटाइजर है इनसे नुकसान होता है क्या? देखिए अभी इस समय, क्योंकि यहाँ पर हम हैंड वॉश नहीं कर सकते, वहां सैनिटाइजर को यूज करना पड़ता है। लेकिन कुछ संवेदनशील लोगों को स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ में इनसे थोड़ी सी स्किन उतरने लग जाती है, जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो पहली प्रेफरेंस है कि हम साबुन से हैंड वॉश करें। यदि वो उपलब्ध ना हो सके तो फिर सैनिटाइजर को यूज करें। सैनिटाइजर को भी इसी तरह से आगे, पीछे, बीच में, अंगूठा, अंगुली और कलाई, इससे इसी तरह से इसको भी हमें यूज करना है। ये तो तीसरी चीज जो है, जो कि हमें प्रयोग में लेनी है हमारे कार्यस्थल के ऊपर, वो बार बार हैंड वॉश। यदि हैंड वॉश के वॉश मशीन और ये कमी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको और अधिक जगह पर उपलब्ध कराएं। अब देखिए कोरोना कैसे फैलता है। जैसे एक तेज खांसी आई तो करीब 2 मीटर तक ये
ड्रॉपलेट्स जाते हैं। मैं अभी तेज आपसे बात कर रहा हूं तो ये करीब 1 मीटर तक अभी ये ड्रॉपलेट जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक कमरा हो और इस कमरे में इतने लोग हों, तो यदि कोई खांसता है तो एक तरह से यदि उसको कोरोना है तो एक तरह से वो तो रिवॉल्वर से गोली चला रहा है, क्योंकि वो सबको दूषित कर देगा। क्यों? वो एक तो खांसी करके इसमें कर रहा है, दूसरा वो चेहरा ढका हुआ नहीं है, नाक और मुंह सारे बिल्कुल खुले हुए हैं, तो ये कण अंदर चले जाते हैं। अब आप एक चीज बात आती है, क्लोज स्पेस के अंदर यदि एयर कंडीशनर है तो इसकी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। चीन के अंदर एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ा, वो अपने 3 साथियों के साथ अस्पताल गया, करीब 10 किलोमीटर अस्पताल था, और जब वो वहां गया तो जांच करवाई, उस बीमार व्यक्ति की कोरोना जांच हुई और वो वापस घर आ गया। नेक्स्ट डे अस्पताल से फोन गया कि भाई तुम्हारे तो ये कोरोना पॉजिटिव आया है। तो वो अब फिर दोबारा कार से आया। वो अब क्या 3 दूसरे दोस्त थे, वो वाले पहले वाले दोस्त नहीं थे, 3 दोस्त जो दूसरे थे, और वो आए और आकर वो एडमिट हो गया। आगे कुछ दिनों बाद पहले 3 साथी और दूसरे 3 साथी उनके टेस्ट करवाए। जानते हैं क्या नतीजा आया? जो पहले साथी थे उन तीनों के कोरोना हो गया, और जो नेक्स्ट टाइम 3 साथी थे उनके नहीं हुआ। बताओ कैसे? पहली बार उस कार के अंदर जो बैठे थे वो चारों लोगों ने ही मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन दूसरी बार जो चारों बैठे थे उन चारों ने मास्क लगा रखा था। कार एयर कंडीशनिंग थी, दोनों सभी लोगों ने एयर कंडीशनिंग चला भी रखा था। तो आप देखिए, क्लोज स्पेसेस के अंदर कोरोना वायरस भयानक रूप से फैलता है। तो यदि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप गाड़ी चलाते वक्त मास्क नहीं उतारें। यदि आप ग्राहकों को बैठाते हैं, ग्राहकों से भी निवेदन करें कि यदि वो जा रहे हैं तो मास्क का अवश्य सेवन करें। और कौन सा मास्क? नाक के ऊपर तक का। पेंट स्लिप हो जाए चलेगा, मास्क स्लिप हो जाए नहीं चलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? 2 गज 2 गज की डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। वो हम कहीं भी बैठे 2 गज जरूर रखें, क्योंकि 2 गज तक जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो 2 गज दूरी तक ही जाता है। तो कोशिश करें, जैसे हमने हमारे राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट देखने का तरीका बदल दिया। तो वो आते ही सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद वो 2-2 गज की दूरी के ऊपर बैठते हैं। आधे लोग खुले में बैठते हैं, आधे लोग अंदर बैठते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो भी हम उनसे लगभग 2 गज दूरी से बात करते हैं। मास्क दोनों तरफ ही लगे होते हैं प्रॉपर तरीके से। दिन भर के हार्ड वर्क के बाद एक मजदूर है, वो सुस्ताता है किस तरीके से? एक बीड़ी पी के। और बीड़ी ऐसा नॉर्म है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। ठेकेदार भी कोई काम कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मजदूर काम करता है तो कहता है कि अरे अरे बैठ क्यों गया, साहब एक बीड़ी पी लो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बीड़ी पी के जल्दी आ। लेकिन ये बीड़ी पीते हैं। कुछ लोग दिन भर की मेहनत के बाद में शाम को ड्रिंक्स पे सुस्ताते हैं, और वो चीज होती है। क्या ये अच्छी बात है? अच्छी और बुरी तो नहीं, लेकिन ये लाइन क्या है दोस्तों? आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये लाइन है जब बीड़ी और गुटखे के ऊपर प्रतिबंध हटा था हमारे राजस्थान में, तो बीड़ी खरीदने वालों की इतनी लंबी लाइन लगती थी। और ऐसी लाइन जब शराब खुली थी, शराब की दुकानें खुली थी लॉकडाउन के बाद, तब भी इतनी थी।
तो देखिए कितना भयानक है एडिक्शन। ये 45 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन जिस दिन ये बीड़ी की लाइन लगी थी। तो देखिए 45 डिग्री गर्मी भरी दोपहर के अंदर जब 1 बज रहा था, उस समय इतनी लंबी लाइन, और वो किस चीज के लिए? बीड़ी के लिए। कम से कम इस काल में, कोरोना काल में, शराब का सेवन कतई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जब भी शराब पीते हैं वो कंपनी के साथ पीते हैं, और दैट रिमूव्स डिस्टेंस, ब्लंट माइंड एंड जजमेंट। माइंड को ही ब्लॉक कर देती है, जजमेंट को ही ब्लॉक कर देती है। और कई बार हमने तो देखा है कि अल्कोहल के नशे में एक व्यक्ति चाकू अपने अच्छे दोस्त के भी ऐसे मार देता है जैसे कि वो ब्रेड पे बटर लगा रहा हो। तो सोशल डिस्टेंस की तो बात ही नहीं। उसको उस समय उसके मूड में आ जाए तो गले मिल भी लेगा, गले पड़ भी लेगा, तो सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो कम से कम कोरोना काल के अंदर स्पष्ट तौर से नो कहिए। शराब एक तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए अपनी लाइफ में। अपन गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं करें, अपने स्वयं के ऊपर अपना संकल्प लेकर इसके ऊपर अपने को प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमें रिस्क में डाल देगी। किसी अपने दोस्त जिसको जिगरी मानते हैं उसके कोरोना हुआ तो हमें कोरोना होने की आशंका पूरी पूरी होती है। अब देखिए गुटखा और पान मसाला एब्सोल्युटली बैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ही हम गुटखा पान मसाला ये खाते हैं तो बार बार थूकते हैं, और बार बार थूकने से कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका भयानक तरीके से बढ़ जाती है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हमारे घर में कोई गुटखे का सेवन नहीं करे, शराब का सेवन नहीं करे। और यदि हम गुटखा खाते हैं और करते हैं तो कम से कम ये बात तो आप अवश्य रखिए कि भाई हमें जो थूकना है वो वॉश बेसिन पे ही थूकना है, इधर उधर बाहर नहीं थूकना। देखिए धूम्रपान करने से भी धुआं आता है। एक तो हमें मास्क हटाना पड़ता है, चाहे हम गुटखा खाएं चाहे हम सिगरेट पिए, और दूसरा हम को जो धुएं का क्लाउड बनता है सिगरेट का, उसके अंदर वायरस रहता है, और फिर फेफड़े की बीमारी स्मोकर्स में होती है, उससे उसको बार बार थूकना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के साथ हमें ये रहता है। अच्छा, हमारे एक मित्र को हमने कहा नहीं नहीं सिगरेट मत पियो क्योंकि ये तो गड़बड़ है, तो पता है उन्होंने क्या किया? वो क्योंकि आप मास्क हटाते हो बार बार सिगरेट पीने, उन्होंने मास्क में एक छेद कर दिया, उसमें से सिगरेट पीता। पर ये गलत तो है ना, क्योंकि वो फैलता है इससे। अब दोस्तों हमने क्या जाना, जब हम घर से जाते हैं तो मास्क लगा के तैयारी के साथ जाते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम तैयारी के साथ गुड मॉर्निंग के बजाय नमस्ते कहते हैं, हैंडशेक नहीं करते, हम 2 गज की दूरी रखते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं। एंजॉय करने में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब को हमें नहीं लेना। अब सवाल उठता है कि घर आते वक्त क्या करें। मैं मेरा बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं आप जैसे अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी राजस्थान हॉस्पिटल में हूँ, पेशेंट देखे, अब आपसे बात कर रहा हूँ, फिर घर जाऊंगा। तो सबसे पहले घर के बाहर ही जो जूते हैं वो उतार दूंगा, फिर एक अच्छा सा शावर यानी स्नान करूंगा। गरारे करना एक अच्छी आदत है। जापान के अंदर देखिए, जापान के अंदर वो लोगों ने गाइडलाइन, इन्फ्लुएंजा की गाइडलाइन के अंदर गरारे दे दिया। और एक हमने ये देखा कि नीति के ऊपर हमने विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने पाया कि इससे फायदा क्या होता है। जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ऐसे ये थ्रोट और नोज वॉश हो जाता है। तो थ्रोट एंड नोज वॉश से जो भी वायरल लोड डे टाइम में होगा गले और नाक में, वो दूर हो जाता है। तो मैं गरारे करता हूँ, जल नीति करता हूँ। फिर शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, आई विल एक्सप्लेन इट।
फिर उल्टा पेट के बल सोने की प्रैक्टिस करता हूँ, एक कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड फल और फ्रूट वाली न्यूट्रिशियस डाइट, ये इम्पोर्टेंट चीज है। पर यदि मान लिया घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या हमें एक तैयार रखना चाहिए कि हमारे घर में यदि एक्स्ट्रा कमरा हो तो उस एक्स्ट्रा कमरे को हमें आइसोलेशन का रूम का रूप दे देना है, जिससे कि यदि हम में से कोई बीमार हो तो खट से उस कमरे के अंदर रहे। बाथरूम अलग होना चाहिए उसका, और वहीं पर पूरी फैसिलिटी हो, जिससे कि मोबाइल भी ऑन हो जाए, कंप्यूटर भी चल जाए, कि हम में से बीमार हो तो हम वहां जाएं। अब सवाल उठता है 80% जनता 90% जनता के पास तो एक्स्ट्रा कमरा ही नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसी अवस्था में यदि प्रॉब्लम हो तो एक एक्स्ट्रा कॉर्नर अवश्य हो। तो ये देखिए गरारे, ये नेति, जल नेति, इसके अंदर क्या है कि गुनगुना पानी लेके और एक नाक से डालते हैं, दूसरे से निकल जाता है, तो नाक और गले की अच्छी धुलाई हो जाती है। और फिर ये जो नमक वाला पानी जाता है, ये अंदर नाक की सेल्स के अंदर जाकर हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, जो एंटीवायरल इफेक्ट इसका होता है। ये अभी हमारी एक रिसर्च छपी थी, जिसके अंदर की जिसको नेजोफेरिंजियल वॉश नाम से रोक सकता है कोरोना इन्फेक्शन। एक शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। अक्सर अब तक देखिए कोरोना ने मान्यताएं बदल दी। पहले सेम थाली में खाना खाने को हम स्नेह का द्योतक बताते थे, लेकिन कोरोना काल में थाली नहीं, प्याली नहीं, हमें शेयर नहीं करनी, गिलास नहीं, रुमाल नहीं, शेयर नहीं करना, ब्लैंकेट नहीं, हुक्का नहीं, शेयर नहीं करना। ये उल्टा सोने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा हम जरूर सोएं, क्योंकि यदि बीमारी हुई और लंग्स अफेक्ट हुए तो प्रोन पोजीशन की हमें प्रैक्टिस होगी, तो हमारी रिकवरी के अंदर मदद मिलेगी। पिंसिटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये हैं, जो कि प्राणायाम या आप सिंपल प्राणायाम कर लेंगे तो उससे हमें लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, क्या ऐसी कभी बीमारी आई हमने किसी ने नहीं देखी, लेकिन करीब 102 साल पहले ऐसी ही, क्या इससे भी ज्यादा भयानक बीमारी आई थी, और वो थी स्पेनिश फ्लू। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, और उस समय क्या काम में लेते थे आप देखिए, ये देखिए मास्क की डिजाइन है ना, कैसी डिजाइनदार मास्क, और ये पूरा हैट और मास्क, ये देखिए प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा, डोंट टेक एनी पर्सनस ब्रेथ, कीप माउथ एंड टीथ क्लीन, अवॉइड दोज दैट कॉफ। देखिए खांसी और छींक से दूर रहें, कोई भी पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेज में नहीं जाए, कीप वार्म, फ्रेश एयर, कॉमन ड्रिंकिंग कप्स एंड टॉवल एक साथ नहीं करें। तो आप देख रहे हैं, स्टे होम इफ यू हैव ए कोल्ड, और वॉक टू योर ऑफिस और वर्किंग प्लेस, यानी कि आप उस टाइम भी बस वगैरह में उसमें नहीं जाएं। ये चीज उस समय भी कितनी चरितार्थ थी। थिएटर क्लोज हो गए थे। अच्छा, उस समय फोन का आविष्कार हुआ ही था, तो ये व्हेन इन क्वारंटाइन, आप क्वारंटाइन बेल का फोन लीजिए और मजे से बात कीजिए। देखिए इंडोर प्लेसेस के अंदर भी काम करते टाइम लोग मास्क लगा रहे थे, इंडोर एंड आउटडोर। चर्चेज, स्कूल, शोज क्लोज्ड। तो ये एक भयानक बीमारी थी। आश्चर्य की बात है कि आज तक हमने स्कूल के अंदर, हिस्ट्री के अंदर या कहीं भी इस स्पेनिश फ्लू का ऐसा वर्णन कभी नहीं पढ़ा। तो देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी कमजोरी की बात है कि हमने इस बीमारी के बारे में पढ़ा ही नहीं, जिसने कि पूरे संसार को तबाह कर दिया था। इंडिया में उस समय करीब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी उससे, स्पेनिश फ्लू से। बड़े बड़े लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो आप देखिए कि जो ट्रम्प हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके दादाजी की डेथ हो गई थी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी को ये बीमारी हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गए थे इससे। अब क्या करें?
आगे आने वाला टाइम है बरसात का, और बरसात के अंदर आशंका है कि ये बीमारी ज्यादा तेजी से फैलेगी। क्या करें? देखिए, करने की बात ये है कि बरसात में भीगने से बचें। कम से कम जो बुजुर्ग हैं 60 साल से बड़े, और जिनको की जो, क्योंकि अभी हमारे राजस्थान के डेटा ये बताते हैं कि जो 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग थे उनको बीमारी तो 20% ही हुई नंबर उनका, लेकिन डेथ 50% की हुई। ऐसे ही जो साथ में जो बीमारियां हैं उनमें 80% जो डेथ हुई उनमें साथ ये बीमारियों साथ थी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, टीबी, किडनी और दमा। तो ये लोग इन बीमारियों से ग्रसित लोगों को कम से कम बारिश के अंदर भीगना नहीं है। 5 सूत्र मैं आपको बताता हूं, स्पेशली सबके लिए लागू है, लेकिन सबसे विशेष है फोकस ग्रुप, बुजुर्ग 60 साल से बड़े, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, टीबी, दमा और गुर्दे के रोगी। क्या करें? भीड़ में जाने से बचें, भीगने से बचें, फासला रखें 2 गज अपनों से और अनजानों से। दोस्तों, फासला दूसरों से तो बहुत आसान है, फासला अपने से है मुश्किल। फासला रखें 2 गज हर से और जीत जाएं कोरोना से। सही तरीके से मास्क लगाएं। पेंट खिसके 1 इंच कोई नहीं है बात, मास्क खिसके 1 इंच खतरनाक है बात दोस्तों। और तकलीफ होने पे डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। तो अंत में मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि कोरोना स्टाइल के अंदर जब घर से निकलें तो आप मास्क, प्रॉपर मास्क अच्छी तरह लगाएं। घर से बाहर हर व्यक्ति से कोशिश करें 2 मीटर की डिस्टेंस रखने की। यदि आप गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो मास्क चेहरे से नहीं उतरने चाहिए, न तो ड्राइवर के न ही सवारियों के। वो प्रॉपर मास्क जरूर है। हैंड वॉश करें, फूकना और नाक साफ करना हमेशा वॉश बेसिन में करें। पान मसाला स्मोकिंग नहीं करनी। शराब का सेवन कदापि वर्जित। शेयर थाली और प्याली नहीं, गरारे और जमनेती करें। पेट के बल सोएं। आइसोलेशन रूम या आइसोलेशन कॉर्नर का इंतजाम रखें। ये संभवतः अंतिम स्लाइड है। यदि दोस्तों कोरोना स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो बोतल में बंद जिन की तरह हम विजय प्राप्त करेंगे, और केयरलेस रहेंगे तो कोरोना हमारी पिटाई कर देगा। तो हमारा यही आप लोगों से आग्रह कि इस चीज को अच्छी तरह से करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बड़े आसान और मजाकिया लहजे में आपने हमारे से शेयर की। मैं जैसा कि देख सकता हूँ बहुत सारे प्रश्न। अरे साहब, आपने मजाक में नहीं कही मैंने बात, ये तो बहुत सीरियसली कही है। हाँ, बहुत सीरियसली। मैं कहने का ढंग बहुत मजाक था, पेंट सा रखना और वो वाला उदाहरण काफी याद रहेगा हम लोग। सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके लेते हैं। हमने नोट डाउन कर लिया है और सर के पास दे दिए हैं, तो आप एक बार अपने पास स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, है ना? अच्छा, मैं स्टॉप शेयर, और सर को मैंने सवाल लिख करके दे दिया है कि करके सवाल सब अभी एड्रेस करेंगे। बहुत सुंदर सवाल है, ये प्रिया है, इन्होंने पूछा है, डू वी नीड मास्क एट हाउस विद फैमिली मेंबर्स? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर, कि मास्क इतना महत्वपूर्ण है तो क्या फैमिली मेंबर्स में? देखिए, घर के अंदर हम जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के अंदर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन है, यदि किसी को भी जुकाम और खांसी होती है, जुकाम और खांसी का सिम्टम्स क्या होंगे? छींक आए, खांसी आए, नाक साफ करने के लिए सिनके या थूके, उस समय हमें मास्क अवश्य लगाना चाहिए, उस व्यक्ति को मास्क अवश्य लगाना चाहिए, और हो सके तो उसको आइसोलेशन में आइसोलेट करना चाहिए। दूसरा सवाल है नेहा माहेश्वरी, इनका है, इज क्लॉथ मास्क यूजफुल, कैन वी रिलाई ऑन दिस मास्क?
ये सवाल है कि मास्क, क्या कपड़े का मास्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कपड़े का ही करना है, क्योंकि N95 मास्क की जो गाइडलाइन अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी है, वो डॉक्टर्स में भी कौन से, जो कि पर्टिकुलरली ओपीडी, आईसीयू और सीरियस पेशेंट, जहां कोरोना के पेशेंट के आने की आशंका है, वही N95 मास्क लगाना है। बाकी लोगों को हमें ये कपड़े का मास्क आप 3 फोल्ड कर लें, जैसे रुमाल है तो आप 2 रुमाल लेके उनको फोल्ड करके यदि लगाएंगे तो वो काफी अच्छा काम करेगा। बस ध्यान ये रखे कि उसको नाक के ऊपर टाइटली बंद कर लें और नीचे भी टाइटली बंद कर लें। N95 मास्क की न तो आवश्यकता है और न ही इससे कोई एक्स्ट्रा फायदा, बल्कि अभी पिछले 2 महीने में N95 मास्क की इतनी कमी हो गई कि जो 50 रुपए में मास्क मिलता था वो 200 रुपए में मिला। तब एक मैंने अपील भी जारी की थी, तो ये डॉक्टर्स के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो बचेंगे कैसे? जेडीए साहब ने एक सवाल पूछा है, आर देयर प्रूवन टाइम पीरियड जिसमें कि कोरोना डिफरेंट सरफेसेस पे रह सकता है जिंदा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की ये कई जगह आप लोग भी पढ़ चुके हैं, अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग टाइम तक ये जिंदा रह सकता है, जिसमें कुछ घंटों से लेके और 1-2 दिन तक भी ये जिंदा रह सकते हैं। इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप अनजान जगह जाते हैं तो सरफेस टच नहीं कीजिए, लेकिन यदि ये संभव नहीं हो तो फिर आप तुरंत हाथ धोइए और मास्क हमेशा लगा रहे। मास्क एक तो क्या है, 2 बात करता है ऐसी स्थिति में मास्क। जैसे हम कहीं अनजान ऑफिस में गए, वेटिंग में बैठे हैं, तो वहां हम बैठे हैं तो मास्क हमने लगा रखा है, तो नंबर 1 हम सरफेस को टच अवश्य करेंगे। हमारे हाथ संक्रमित भी हो गए, लेकिन फिर हम नाक और मुंह को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्क एक बैरियर का काम करेगा। मास्क हमारे संक्रमित हाथों से संक्रमण को नाक के अंदर जाने से बचाने का सबसे बढ़िया उपाय है। और जैसे ही टाइम मिले हम हाथ धोएं, घर पर पहुंचते पहला काम हाथ धोएं, वो आवश्यक है, क्योंकि ये सरफेसेस पे जो फोमाइट्स हैं उनसे हमारे नाक तक संक्रमण फैलाने का वाहन ये हाथ हैं। इन हाथों को काबू में कर लो दोस्तों, काफी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। गुंजन जी ने एक पूछा है, डू वी नीड टू टेक बाथ एवरी टाइम वी कम होम? अच्छा, प्रोबेबली गुंजन जी शायद एक लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, जो घर कई बार जाने का उनको मौका मिल जाता है अपने काम से, क्यों हमें तो सौभाग्य दिन में एक बार ही उपलब्ध होता है। तो ऐसा है, हर बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप जाएंगे घर, उस समय हाथ धो लें, मुंह धो लें, पर सोने से पहले, जैसे हम रात को लास्ट टाइम जब घर जाएं, उस समय हमें बात अवश्य लेना चाहिए। समटाइम्स इट इज यस नॉट पॉसिबल, तो कोई बात नहीं, आप हाथ और मुंह धो के काम चला लीजिए। व्हाट प्रिकॉशंस व्हाइल परचेजिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी? देखिए, वेजिटेबल ग्रोसरी से इन्फेक्शन बहुत कम फैलता है, इसका हवा ज्यादा है। आप यदि वेजिटेबल और ग्रोसरी ला के एक बार उसको फल और सब्जियां ला के उनको अच्छी तरह साफ पानी में धो लेंगे, प्रॉपरली धो लेंगे, तो इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। 1 नंबर 2, आप उसको खाएंगे तो यदि उनमें बाई चांस वायरस हुआ तो भी वो खाएंगे, तो मुंह के रास्ते वायरस का फैलाव नगण्य है, वो हमारे पेट में जाएगा, एसिड उसको खत्म कर देगा और उसके आशंका बहुत कम है। तो ये भ्रांति काफी चली थी, लेकिन ये सही नहीं है। यूजुअली फैलता कब है? मान लिया कि आप वो ठेले से ले रहे हैं सब्जी, और ठेले के ऊपर वो जो सब्जी बेचने वाला है उसको कोरोना है, और उसकी वजह से
ठेले की सरफेस है वो नहीं है, आपने इसको टच करके अपने नाक पे लगा लिया, तो आप ध्यान एक रखें, सब्जी तो धो लें और साथ में जब ठेले पर सब्जी खरीदें घर के बाहर जाएं तब उस समय नाक पर और मुंह पर मास्क अवश्य हो। मैंने बहुत सी गृहिणियों को देखा है, वो बिना मास्क की सब्जी खरीदने बाहर चले जाते हैं। नंबर 2, वो मास्क लगाते भी है तो ढीला सा जाता है। नंबर 3, वो जाता भी है तो नाक से नीचे लटकता रहता है। अरे भाई, आपने नाक से नीचे लगाया मास्क, तो आप मुंह से आपका खुद का संक्रमण तो नहीं दोगे, लेकिन लेने का रास्ता कौन सा? नाक लेने का, मुंह देने का। नाक नाक इन्फेक्शन लेने का और मुंह देने का। तो नाक को यदि कवर नहीं किया तो आपने तो ग्रहण की कर ही लेंगे ना। अल्फा, व्हाट प्रिकॉशन एस्थमा पेशेंट शुड टेक? एस्थमा पेशेंट को ये एक कई बार कुछ पेशेंट एस्थमा के स्टीरॉयड ले रहे होते हैं। जो स्टीरॉयड ले रहे होते हैं उनके अंदर कोरोना के संक्रमण की गंभीरता बढ़ सकती है, लेकिन साधारण एस्थमा के पेशेंट में कोरोना ज्यादा तेज नहीं होगा। यदि एस्थमा आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके हाथ में इस समय एस्थमा का कंट्रोल, आज आपके हाथ में एस्थमा का कंट्रोल प्रॉपर रखें, एस्थमा को नियंत्रण में रखें, तो कोरोना गंभीर नहीं होगा। यदि आपने कोरोना को बचाना है, एस्थमा के अंदर ज्यादा तीव्रता नहीं, तो एस्थमा की दवाइयों को नियमित लें, एस्थमा के कारक जो चीजें उनसे बचें, तो आपके ज्यादा गंभीर कोरोना नहीं होगा। नीत है ये पूछते हैं, while वर्कआउट और फिजिकल एक्सरसाइज इट इज रेकमेंडेड टू वियर ए मास्क। यदि आप एकांत में कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप वहां किसी के साथ कर रहे हैं तो यस, आपको मास्क लगाना चाहिए, लेकिन कौन सा? N95 नहीं लगाना चाहिए। आपको लगाना चाहिए जो सिंपल का 3 लेयर वाला या 4 लेयर वाला जो कपड़े का जो मास्क है, वही आप इस्तेमाल करें। शांतनु जी, बड़ा सुंदर परिचय इन्होंने दिया, मेरे को कई बार लगा है मेरे बारे में कहते हैं, किसी और के लिए तो नहीं कहते। शुड वी वियर मास्क ऑल द डे इवन इन होम? ये जैसे आपने चर्चा हुई कि होम में तो नहीं पहनना, लेकिन घर से बाहर जब हम घर से निकले तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वापस आके घर पर ही मास्क उतारें। अब ये मास्क एक तरह से पेंट जैसा काम कर रहा है, जैसे हम पेंट नहीं उतारते वैसे मास्क में नहीं उतारने वाली स्थिति आने वाली है। क्योंकि यदि बचना है तो करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल लगता है कि जो इतने सालों से कहीं जाते थे उन दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो यार चाय तो पिए नहीं, अरे यार चाय अब कैसे त्यागे, अरे यार समोसा तो खाएंगे, अरे यार वो कैसे त्यागे, लेकिन वो जरूरी है। मजबूरी ये है कि ये कोरोना काल 2 साल का कम से कम होगा, क्योंकि जो हमारा स्पेनिश फ्लू था, लर्निंग लेसन क्या है, प्रेडिक्शन किस बेसिस पे करते हैं? पूर्व जो महामारियां होती हैं उन्हीं के आधार पे। तो पूर्व महामारियां जो थी स्पेनिश फ्लू, वो कम बेसी करीब 2 साल चली थी, तो आशंका है कि 2 साल ये भी चले। तो अपन को एहतियात तो 2 साल रखनी है, बीमारी जल्दी हो जाए तो बोनस होगा। प्रिया मोदी जी पूछती हैं, प्रिकॉशन फॉर 55-year-old डायबिटिक पेशेंट एंड पोलन एलर्जी पेशेंट, प्रिकॉशन व्हाइल स्टेपिंग आउट। अरे साहब देखिए, पहला सेकंड पार्ट पहले ले रहा हूं। कोरोना वरदान है एलर्जी, पोलन और एस्थमा के रोगियों का। क्यों? हम तो कहते पिछले 40 साल से थक गए कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, और सारे हमारे पेशेंट 90% लोग ये पेशेंट थे वो कहते साहब दम घुटता है दम घुटता है। लेकिन अब मैं देखता हूँ वही पेशेंट वही बात वही चीज और ज्यादा शुद्ध हवा, उसके बावजूद भी वो मास्क लगाए होते हैं। तो कोरोना ने बदल दिया, कोरोना इज वरदान, क्योंकि अब मास्क आप लगाते हैं तो पोलन की एलर्जी से बचते हैं आप। जो एस्थमा कारक चीजें हैं, जैसे स्कूटर पे चलते थे तो जैसे वो वाहनों का धुआं आता था, उससे छींक और खांसी बढ़ती थी, अब उससे
बचाव तो अपने को बोनस में मिल गया। और प्रिकॉशन फॉर, देखिए 55 ईयर, क्योंकि डायबिटीज है, डायबिटीज इज ए रिस्क फैक्टर, सर्टेनली ए बिग रिस्क फैक्टर। ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, डायबिटीज उसके बराबर से रिस्क फैक्टर। ये दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर। हमारे राजस्थान में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनमें दो सबसे बड़े फैक्टर ये थे, तीसरे थे हार्ट अटैक के, और चौथे ये पुरानी टीबी और किडनी की डिजीज और सीओपीडी वाला दमा, ये कुछ बातें थी। तो ये जब हम घर से बाहर, इस कैटेगरी के अंदर हमें सावधानी ज्यादा चाहिए। तो हमें अब आगे आने वाले टाइम का तो ये, ऐसी बारिश में भीगना नहीं चाहिए। नया है इन्हीं का एक और प्रश्न है, व्हाट प्रिकॉशन फॉर 4 ईयर ओल्ड बेबी, हाउ इट। देखिए निश्चिंत रहें, ये कोरोना बीमारी ही ऐसी है जो संभवतया जो ओल्ड एज यानी 60 से अबव वाली पॉपुलेशन को की सफाई करने के लिए आई है। मेरे जैसे जो लोग हैं उनको कि भाई ये बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गए इस दुनिया के ऊपर, तो अब इनको हटाया जाए एक ही झटके के अंदर, जैसे कि 1918 में हुआ था उसी तरह से ये आई है। तो बच्चों को तो इससे कोई खतरा ही नहीं है, पर बच्चे बिग स्प्रेडर हो सकते हैं, क्योंकि यदि स्कूल में वो जाएंगे तो स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के बीच में रखना इज ए बिग चैलेंज, वन। सेकेंडली, वो बच्चे जब स्कूल में जाकर घर लौटेंगे तो वो बच्चे बुजुर्गों के सबसे चहेते लाडले होते हैं, तो उनको गोदी में कैसे नहीं बैठाएंगे, वो ममता को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो एक बिग चैलेंज है जो कि वो मन पे रखना पड़ेगा। और इसीलिए अपने राजस्थान के अंदर कम बढ़ने का एक बात ये भी है कि अपने यहाँ स्कूलें बहुत जल्दी बंद हो गई थी, पर क्योंकि काफी हमारे लीडिंग स्कूल्स के यहाँ पर लोग हैं, तो उनसे मैं निवेदन यही करूंगा कि जैसे असेंबलीज है ये तो बिल्कुल चालू नहीं करें, लेकिन क्लासरूम के अंदर मास्क अवश्य लगवा कर बच्चों को बैठाएं। आप आदत डाल देंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि ये तो अब तो खैर इसका चैप्टर आएगा ही, 1918 का चैप्टर तो नहीं आया स्कूलों के अंदर, लेकिन ये आएगा ही। पर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नेहा जी, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी होगी तो या तो एसिम्टोमेटिक होगी, क्योंकि करीब 85% अभी तक जो राजस्थान में बीमारी हुई है वो लक्षण रहित हुई है। तो इसलिए वो नहीं, लक्षण रहित बीमारी का एक अच्छी बात ये है कि लक्षण रहित बीमारी वालों से कई बार मन में भय होता है। कई मेरे पास में साइकोलॉजिकल एस्थमा लेके पेशेंट पिछले दिनों आए, सांस फूल रहा है, क्यों? अरे साहब कोरोना नहीं हो जाए। तो एक चीज अच्छी बात यह है कि कोरोना होने की आशंका एसिम्प्टोमेटिक लोगों से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जिनके लक्षण नहीं है तो वो खांसते नहीं है, वो छींकते नहीं, तो उनसे कम होंगे। उनसे लक्षण कब हो सकते हैं? जबकि जबकि वो तेज हंसे या तेज जोर से बोले, तब लक्षण हो सकते हैं। तो उस टाइम आप तो हंसते हुए मास्क लगवा दें। कई हंसी दिखाने के लिए मास्क तो नहीं चिपकाते। कहीं हमारे दोस्त मुझसे कह रहे हैं यार ठीक है दिख गई भैया तुम ऊपर लगा लो। Precaution must be taken. I have 7-month-old kid at home. इसमें समझ में नहीं आया ये किड की प्रिकॉशन के लिए पूछा है खुद की। मेरे ख्याल से you don't need not to worry about kid. You should worry about yourself only. Probably yourself also not, because you are too young to be affected by corona. Precautions we have to take with school students to keep them safe. मनीषा, जैसा बच्चों के बारे में बता रहा था कि हमें 2 गज की दूरी जरूरी है। अब कैसे रखें, क्या रखें? या तो जैसे आजकल मैं घर पर कुछ पेशेंट देखने लगा हूं, तो घर से बाहर आके देखता हूँ खुले के अंदर, ऊपर देखता हूँ तो आसमान होता है और नीचे टेबल होती है मेरी। तो 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मजा आ गया। तो क्यों ना हम वो नीम के पेड़ के नीचे जो बच्चों की क्लास शुरू करें। हो सकता है एक आइडिया ये है। अदरवाइज एक काम अवश्य होना चाहिए कि जिस कमरे में क्लासरूम हो
उस कमरे की खिड़कियां पूरी खुली हों, उसकी वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेशन उस समय चाहिए। हाँ, वेरी गुड। पूनम शर्मा ये बता रही है कि 2-3 दिन से गले में खुजली आ रही है, और यू अपने क्लास के अंदर यदि होते तो सब लोग घबरा जाते रोटी, क्योंकि ये वन ऑफ द लक्षण है कोरोना का। लेकिन मेनली देखिए, कोरोना के लक्षण हम देखें तो सबसे पहला लक्षण आता है बुखार, दूसरे दिन आती है खांसी, और 7वें दिन आता है सांस फूलना। ये टिपिकल है, हालांकि ये वेरी कर जाता है, जरूरी नहीं कि ये इतना स्ट्रांगली रही। तो बुखार, खांसी, सूखी खांसी, और फिर ये चीज सांस फूलना। आपके तो इचिंग है, इचिंग गले में कई कारणों से हो सकती है। यदि आपका संपर्क सूत्र नहीं रहा तो आशंका इसकी कम है। डरे नहीं, बहुत ज्यादा डर लगे तो टेस्ट करा लेना, और यदि बहुत ज्यादा डर नहीं है तो अभी एक दिन वेट और कर लेना, क्योंकि इच है, इच में भी नॉर्मल होल्स है। राखी निर्वाण, यूजिंग ए मास्क, कैरी सैनिटाइजर। हाँ, आप मास्क लगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर, हाँ, जहां हाथ धोने की सुविधा नहीं मिले वहां सैनिटाइजर इज ओके। मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वेरी गुड, वेरी गुड। टेकिंग बाथ आफ्टर कमिंग होम, शानदार। अनसेफ इज ट्रेवलिंग टू व्हीलर। अच्छा, टू व्हीलर पे अच्छा, आपको ऑप्शन दिया कि लग्जरी मर्सिडीज के अंदर 3 सवारियों के साथ ट्रेवल करना पसंद करोगे या टू व्हीलर पे। आपकी ऑप्शन का मेरे को पता नहीं, मेरा ऑप्शन टू व्हीलर रहेगा। स्कूटी पे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि स्कूटी पे जाऊंगा इन्फेक्शन की रिस्क मिनिमम है। अरे एक चीज देखो, बड़े मजेदार, अपने लॉकडाउन फेज फर्स्ट के अंदर लाखों लोग सड़क के ऊपर पैदल गए, मजदूर, उनमें कोरोना नगण्य। और अब ये इस टाइम में उनको बसों से और ट्रेन से भेजा तो भयानक कोरोना। तो आप देखिए, क्लोज कंपार्टमेंट, क्लोज कंपार्टमेंट आमंत्रण दे रहा है कोरोना के लिए। हमने हमारे मित्र से शुरू में पूछा दुबई कि वहां कोरोना है, बोले नहीं है। हमने कहा जो दुबई से आता है सारे के कोरोना हो रहा है, क्या बात है। तो वो क्यों, क्योंकि वो दुबई गए, वहां के एयरपोर्ट पे रहे क्लोज स्पेस, फ्लाइट में रहे क्लोज स्पेस, एक खांसी आई, उस फ्लाइट का जितना सा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में वो बैक्टीरिया तो 4-5 घंटे रहेंगे, और अंदर की एयर अंदर ही सर्कुलेट होगी तो वो फैला देगा। आजकल आजकल कई स्कूल्स हैं जिनके क्लासरूम एयर कंडीशनड है, बहुत बढ़िया मानते थे अब, पर शायद अब मेरे ख्याल से जिनके कमरे हवादार होंगे उनकी फीस ज्यादा बढ़ेगी बनिस्बत एयर कंडीशनर के, क्योंकि एयर कंडीशनर उसमें स्पेशली रिसर्कुलेटिंग यदि हवा है, क्योंकि एनर्जी सेव करने के लिए रिसर्कुलेटिंग हवा हम कर देते हैं, वो बड़ी भयानक है कोरोना के लिए। तो या तो एसी शुरू ही नहीं करें, एसी शुरू करें तो रिसर्कुलेटिंग नहीं हो, और यदि रिसर्कुलेटिंग है तो फिर एसी चला के बड़ी बड़ी खिड़कियां आप खोल दीजिए या एसी बंद कर दीजिए। आप कहेंगे साहब एसी के बिना कैसे रह जाएंगे। अरे भाई, हम बचपन में थे तो उस जगह पंखे भी नहीं थे, बिना पंखे भी गर्मी निकलती थी। तो चलो, ये चैलेंज है, सब सहन करेंगे। अच्छा, नेहा है, इन्होंने, बिटिया ने पूछा है, डोज ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एडवाइजेबल। ये देखिए, अथक काम के बाद बीड़ी पीने के लिए सुस्ताना और पूरे दिन परिश्रम के बाद शराब लेना, काफी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल के लिए कदापि नहीं करें। क्यों? ये देखा गया है कि जो स्मोकर होते हैं उनमें यदि कोरोना बीमारी होती है तो वो ज्यादा घातक होती है और कई बार प्राण घातक होती है। इसी प्रकार से शराब के सेवन के साथ में कोरोना होने की आशंका बढ़ जाती है, और शराब जैसे शरीर को जर्जर करती है, उसी तरह से वो फिर जब बीमारी होती है, बीमारी
लीवर फेलियर एक अदर कारण है जिसके अंदर की मृत्यु ज्यादा हुई है राजस्थान के अंदर। तो शराब शरीर को खोखला और जर्जर कर देती है। तो जो ही कोरोना आता है वो उसको अंदर प्राण घातक होने की आशंका बढ़ जाती है। आप कोरोना की घातकता का इसी चीज से अंदाज लगाइए। क्या करता है कि कोरोना सब में जाता है। गया, जिस व्यक्ति के अंदर पहले से शरीर जर्जर है पुरानी बीमारी से, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे डायबिटीज हो, तो वो कोरोना उस बीमारी को भी भड़का देता है। अक्सर डेथ उस बीमारी की भयानकता से होती है, कोरोना तो पीछे रह जाता है कि उसने तो चिंगारी लगा दी, अब तो विस्फोट बीमारी का होगा। और इसीलिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे, अरे 80% तो उसी से। तो इसलिए इस समय पहली बात, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू और शराब छोड़ दीजिए। आप यदि नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम इस कोरोना काल के लिए अवश्य छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके स्वजन और वो रह जाएं आपके वियोग के अंदर ये बीमारी की घातकता से। संभव आई रेड स्पेनिश फ्लू फिनिश्ड विदाउट वैक्सीन। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, वहां हर्ड इम्यूनिटी आई थी। वैक्सीन इसके अंदर भी समाधान नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा वैक्सीन एक तरह से वही चीज है कि नाले के ऊपर हम खड़े हैं, सारे लोगों को नाला नदी पार करना है, कुछ लोग निकल गए और वो कह रहे हैं आ जाओ यार, डरो मत, क्या कर रहे हो, और कुछ लोग रह गए, वो प्रतिशत सिर्फ 3% है। तो कम से कम ये ऐसा होना है तो इसके अंदर सजग रहें, डरे नहीं, सजग रहें। उतना ही डर रखें कि अपनी सजगता को मजबूती से लगाए रखें वो, क्योंकि ये आएगी बीमारी तो 97% में कुछ नहीं होगा, अच्छी तरह चली जाएगी। तो इम्यूनाइजेशन, यस, नेक्स्ट जब अटैक होगा इस कोरोना का, तब तक हमारे पास वैक्सीन होगी। इस 2 साल के पीरियड में संभावना इफेक्टिव वैक्सीन की बहुत कम है, क्योंकि जो आप जानते हो, ये स्वाइन फ्लू का नाम सुना है ना, ये स्वाइन फ्लू ही था, स्पेनिश फ्लू 1918 में। अब तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध है, उस समय नहीं थी। तो ये जो 2009 में अटैक हुआ था स्वाइन फ्लू का, वो यदि अपने नहीं होती तो कहीं अधिक भयानकता और घातकता होती। Is there a possibility that grandparents having diabetes can infect a 4-year kid? No, it is not correct. Rather, chances are that 4-year kid may infect diabetic parents. तो इसलिए 4-year kid की परवाह से ज्यादा परवाह करें उन ग्रांड पेरेंट्स की, क्योंकि उनको किड को मिल गया तो वो तो ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ग्रांड पेरेंट डायबिटिक से उनको हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको जरा सा आप देखें। अपार्ट फ्रॉम गार्गल, गार्गल इम्यूनिटी बूस्ट करने का नहीं है, गार्गल है यहाँ सफाई करने का, जो अंदर वायरस जम गए उनको। इसी तरह जल, जैसे गार्गल गले को, जलनेती नाक को, क्योंकि नेजोफेरिंक्स नाक और गला, ये वो 2 स्थान है जहां वायरस बॉडी में एंट्री के बाद सबसे पहला घर बनाता है और कुछ दिन वहां रहता है। जैसे 14 दिन, 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, उस अवधि में वो वहीं से प्रसार और प्रचार करता है। एयर कंडीशनिंग इन होम इज एक्सेलेंट। बिल्कुल आप निसंकोच घर में कीजिए, क्योंकि घर के अंदर सारे वही लोग हैं। ये बात है इंस्टीट्यूशनल, ये बात है उन जगह की जहां बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। ये बात वहां भी आप यूज कर सकते हैं, पर वो रिसर्कुलेटिंग एयर वाला नहीं होना चाहिए। फ्रेश एयर का एक पोर्ट अवश्य होना चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान अस्पताल में, तो इसमें फ्रेश एयर का पोर्ट अलग से दिया हुआ है। तो दोस्तों, मेरे को खुद को बड़ा मजा आया, आनंद आया, और ये एक तरह से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये इसमें से कुछ चीजें जीवन में उतार सकेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि
एक कुछ चीजें आप अवश्य उतार लीजिए। एक तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग या इन चीजों में गुड आफ्टरनून अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका नमस्ते। तो हमेशा ये कहें और बच जाएं। दूसरी बात, अपने मास्क का ज्यादा कोशिश करें और अपना स्टेमिना बढ़ाएं मास्क को सहन करने का। मास्क को सहन करने का घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश कई बार टोका टाकी करनी पड़ती है, क्योंकि हम थोड़े से होते हैं कि भाई किसी को बुरा नहीं लग जाए, लेकिन वो भी एक तरीके से आप कहने की टोकने की आदत डालें जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा उनको, और जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। चौथी चीज, हमें हैंड वॉश करने की आदत डालनी चाहिए। और फिर आपको इंडिविजुअल लेवल पे जिनको जो भी चीज जो आज अपना संकल्प करते हैं कि मैं मेरे जीवन में आज से ये चीज और करूंगा और इन चीजों को और ज्यादा अच्छे ढंग से करूंगा या करूंगी, वो प्लीज आप लिखकर अपना नोट भेज दीजिए। फिर सर्टिफिकेट अपन भेजेंगे ईमेल से। तो सर्टिफिकेट आपको ईमेल से भेजेंगे, आपका ये पत्र आप हमें भेज दीजिए, कमिटमेंट का संकल्प पत्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने इतना व्यस्त समय निकाल के इतने आसान शब्दों में हमको जो समझाया है, और अब तो लग रहा है कि शायद कुछ नियमों का पालन करा तो हमारी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है, तो उसका पालन करते हुए कोरोना से बचाव कर सकेंगे अपना। अलग अलग विषयों को छोड़ा आपने छेड़ा है, हम आगे भी आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते रहेंगे। आज के सेशन के लिए सारे सरकारी अधिकारी, टीचर्स, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की तरफ से आपको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you everyone for attending this session. Sameer, can we close this?